नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आर। चलिए खबरों पर विस्तार से चर्चा करें और सबसे पहले बात भारत की ग्रोथ स्टोरी की जो कि तस्वीर अब बयां कर रही है आर्थिक सर्वे से। जी हां, इसके मुताबिक साल 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें अनुमान जताया गया कि भारत साल 2024 में भी अपने विकास की किताब में मजबूती के पन्ने यूं ही जोड़ता रहेगा। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि अनुमान के मुताबिक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11% रहेगी। साथ ही आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि कोरोना संकट काल में हुए नुकसान की भरपाई हो गई है। सर्वे में कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं सर्वे के मुताबिक पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और इकोनॉमिक सर्वे पर ईटी की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनोरमठ का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। आज सवेरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउस में टेबल किया था इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन का ही ज़्यादातर काम होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका काफ़ी बड़ा टीम होता है। पूरा टीम मिल के ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करता है। और सर्वे का ये है वो स्टॉक टेकिंग है, एक रिपोर्ट है जिसमें हमें बताते हैं कि स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी, हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी कैसा है और आगे जाने दिनों में ग्रोथ कैसा होगा, सरकार के पैसे क्या क्या चुनौती होंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या चैलेंजेस होंगी। और इस मुकाबले में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इस साल करंट फिस्कल जो है 7% ग्रोथ होगा और अगले साल उन्होंने एक रेंज दिया है 6 to 6.8% रेंज में होगा, लेकिन बेस केस प्रोजेक्शन है 6.5%। ये है रियल जीडीपी ग्रोथ। साथ के साथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 11%, जो इस साल के मुताबिक सेम है, वही सेम है, लेकिन पिछले करंट ईयर में जो था महंगाई की कीमत की वजह से हाई इन्फ्लेशन के वजह से ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 15% से ज़्यादा हुआ, तो इस वजह से सरकार के टैक्स रेवेन्यूज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अगले साल ये इसका उम्मीद नहीं है, तो सरकार को जीडीपी का प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। इनका मतलब ये हुआ कि जो फिस्कल डेफिसिट जो हम बोलते हैं, इस साल का जो एस्टिमेट है 6.4% है, वो ज़्यादातर अचीव कर पाएगा या हो सकता है उसे भी कम हो सकता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इतना जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आगे जाते हुए 6.4% से कम करना या 6% से घटाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जीडीपी का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा और टैक्स रेवेन्यूज़ का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो खुद कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स है और इकोनॉमिक स्टेटस हमारा देश का काफ़ी स्टेबल है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। अपने अभिभाषण में उन्होंने एक उभरते हुए ताकतवर देश के साथ साथ मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि ये युग निर्माण का अवसर है और हमें ऐसा भारत बनाना है जहां कोई गरीब ना हो। वहीं भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है और मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार बिना डरे फैसला ले रही है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो।
और वहीं दूसरी ओर बजट सत्र में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बजट पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनका संबोधन भारत के संविधान, संसदीय प्रणाली का गौरव और नारी सम्मान का भी अवसर है। 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है। वहीं सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी संसद में मौजूद नहीं रहे। करोड़ों लोगों ने एलआईसी में, एसबीआई में अपने पेंशन के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने छोटे से आसियाने और घर बनवाने के लिए पैसा जमा कर रखा था। आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं अडानी के भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद। लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब चुका है और भारत के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में मैंने यही मुद्दा उठाया कि इस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, वहां कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए आज हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए इकोनॉमिक सर्विस पर सीआईआई के डीजी चंद्रजीत बैनर्जी और सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव बजाज से बात की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सीआईआई डीजी चंद्रजीत बैनर्जी हमारे साथ हैं सर, धन्यवाद बात करने के लिए। पहला सवाल यह है कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के आप किस तरीके से उसका आकलन करते हैं, क्या एनालिसिस कहता है, और साथ ही साथ जो सरकार का ये जो एस्टिमेट है जीडीपी ग्रोथ का 6 to 6.8% का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कंजर्वेटिव अप्रोच आपको नज़र आती है या ये एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ आपको लगता है पॉलिसी है? एक तो इकोनॉमिक सर्वे का पहला सवाल का मैं जवाब देने में यही कहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे से ये पता चलता है कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक जगह पे हैं और हमारे जो कुछ एरियाज़ पे कंसर्न था उसमें हम काबू कर सके, इसका काफ़ी सारे मैसेजेस इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है। और इसका एक सिग्नल भी इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है कि ये एक अच्छा पिच देते हैं गवर्नमेंट को कि वो और भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का ऊपर ध्यान दे सके बजट में। और जैसे कि
हमारे फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर या हमारे सब्सिडीज़ के ऊपर, मतलब नॉन मेरिट सब्सिडीज़ को हटा के कम कर सकते हैं। मेरिटोरियस सब्सिडीज़ को ऑफ कोर्स कोई कम करने का बात नहीं करते हैं। और कुछ फिजिकल प्रूडेंस और कुछ इश्यूज जो होते हैं, जैसे कि हम कैसे एक्सटर्नलिटीज़ का साथ डील कर सकते हैं, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का या एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं। सो आई सी द बजट द इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी एक रिपोर्ट जैसा है कि जहाँ पे हमारे हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी का बारे में पॉजिटिव संदेश आ रहा है। और सेकेंडली आपने जो सवाल पूछे 6.5% ग्रोथ के बारे में, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है इस साल। अगर आप ग्लोबल सिचुएशन को देखें, और ये हमारे जो एस्टिमेट था CII से, वो भी हमने 6.5 to 7% का एस्टिमेट कर रहे थे। तो ये तो एकदम एब्सोल्युटली ऑन द स्पॉट है। एंड ये कंजर्वेटिव तो नहीं है, हमारे विचार से ये करेक्ट जैसे एस्टिमेट है एंड रियलिस्टिक एस्टिमेट है। एंड अच्छा, अब अगर 6.5 इज़ अ गुड ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ रेट होगा। और आगे जाते हुए हम इसको कैसे बजट के ऊपर काफ़ी उम्मीद है कि आगे जाते हुए हम ये ग्रोथ रेट को विथ प्रॉपर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ये ग्रोथ को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, इसी का संदेश मिलेगी। एक सवाल जैसे सरकार हमेशा परेशान रहती है, वो ये है कि तमाम उनके सहयोग के बावजूद भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश, वो उम्मीद के मुताबिक बढ़ नहीं पाता है। अभी की जो इकोनॉमिक रोड मैप सरकार ने पेश किया है, क्या ये आपका जो कॉन्फिडेंस और बूस्टअप करेगा? आपको लगता है निवेश बढ़ाने में ये कामयाब हो पाएगा? इंडिकेटर्स वैसे हैं, हमारे सर्वे जो हमने किए हैं, बिजनेस आउटलुक सर्वे, उसी में भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और वो अभी इसी स्थिति में है कि हम न्यू एडिशंस टू इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे काफ़ी सारे सेक्टर से। कुछ सेक्टर से ऑलरेडी हम दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखें कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर का बॉटम लाइन्स है जो वो अच्छा है, स्ट्रांग है। और जो MSME जो एक बढ़िया बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ऑफ टेक भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रिसेंट पास्ट में, फर्स्ट 9 मंथ्स में। सो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। सो सब कुछ को विचार करते हुए हम यही देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स स्पेंडिंग था, वो स्ट्रॉन्ग कैपेक्स स्पेंडिंग था लास्ट पिछले कुछ साल से, 2 साल से, तो डेफिनेटली उसका एक रिजल्ट अभी आने वाला है विथ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स। और एक आखिरी सवाल इन्फ्लेशन को लेकर के, कि आप इसको स्टेबलाइज होता हुआ देख रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें किसी तरीके का रेट जंप एक बार और ले सकती है RBI, ताकि एक लास्ट कोशिश करके इसको देखें? अभी मॉनेटरी पॉलिसी का बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बजट में देखते हैं कैसे होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी क्लियरली ये इंडिकेशन दिए हैं कि इन्फ्लेशन को हम काफ़ी हद से काबू कर पाए हैं, और वो हमारे भी वो फील है। एंड आई थिंक सो आगे जाते हुए we should see much more focus जो हम देख सकते हैं कुछ ये बजट में, ताकि कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को उत्साह दे सकते हैं थ्रू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और रिफॉर्म्स को जारी रखें। और दूसरा है कि हम एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर के ऊपर ध्यान दे सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आके। हम एक बात किए हैं प्री बजट रिकमेंडेशन में कि जो लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में है, उनको अगर हम थोड़ा वहाँ पे इनकम टैक्स का छूट कर सकते हैं, तो हम कंजम्पशन डिमांड को भी बढ़ते हुए देखेंगे। और दैट विल ऑल्सो, जो इन्फ्लेशन पिछले हुए थे उसका जो असर है इन लोगों का ऊपर, ये भी काफ़ी तरह से मिटिगेट कर सके। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन दिलीप के साथ समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। CII प्रेसिडेंट मिस्टर बजाज हमारे साथ हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने पेश किया है और उसमें ये इस तरीके की अंदेशा जताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो ग्रोथ रह सकती है, जीडीपी ग्रोथ, वो 6 to 6.8% के आसपास रह सकती है। आपको क्या लगता है, ये किस तरीके की उम्मीद है और आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमारे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ने जो रेजिलियंस दिखाया है पिछले साल 2 साल में हैज़ बिन क्वाइट एग्जाम्पलरी। अगर आप ग्लोबल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखें, दे हैव सीन रन अवे इन्फ्लेशन एंड ड्यू टू विच दे हैव सीन अनपैरेलल्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। वैसे अगर आप देखें इंडियन इकोनॉमी में तो ऑलरेडी हमारी जो इन्फ्लेशन है एज पर आरबीआई इट इज़ कम विद इन द आरबीआई बैंड, दो इट इज स्टिल लिटिल ऑन द हायर एंड बट इट इज़ इन अ लॉट मोर कंट्रोल। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने जो मॉनेटरी बेनिफिट्स दी थी, if you look at those, were far more measured and controlled. They were only where required in a very targeted manner, and that is supporting us at this point of time. तो और वहीं फिक्की के प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा ने भी बजट से ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के होने की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने मौजूदा समय में भारत की आर्थिक स्थिति को भी बेहतरीन बताया। बजट कल जो पेश होने वाला है, हमें उम्मीद यही है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, क्योंकि भारत का आर्थिक स्थिति अभी काफ़ी अच्छा है। टैक्स रेवेन्यूज़ में बॉयंसी आई हैं और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर श्योर दैट द फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रायोरिटाइज ग्रोथ while also keeping an eye on measures to contain inflation. And एक और एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर है कि जैसे पेंडेमिक के दौरान पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान था, वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी पिकअप कर रहा है। एंड दिस इज़ द पीरियड वेयर वी विल सी अ ट्रांजिशन फ्रॉम सब्सटेंशियली पब्लिक सेक्टर कैपेक्स टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। और चलिए अब बात फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों की। सरकार का वित्तीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में बढ़कर 9,93,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये इस वित्त वर्ष के कुल लक्ष्य का करीब 59.8% है। सरकार की ओर से आज जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। वहीं अप्रैल से दिसंबर के रेवेन्यू गैप की बात करें तो ये 3,96,000 करोड़ से बढ़कर 5,58,000 करोड़ सालाना हो गया है। वहीं इसी अवधि में खर्च 25,21,000 करोड़ से बढ़कर 28,18,000 करोड़ हो गया। अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये 19,29,000 करोड़ से बढ़कर 21,71,000 करोड़ तक पहुंच गया। और चलिए बात करते हैं दिसंबर महीने के कोर सेक्टर आंकड़ों की। तो ये आंकड़े उम्मीद जगाने वाले सामने आए हैं। पिछले 3 महीने के मुकाबले दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ कोर सेक्टर प्रोडक्शन का आंकड़ा हाई पर रहा। 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 5.7% से बढ़कर 7.4% हो गई। सबसे ज्यादा ग्रोथ कोयला उत्पादन में देखने को मिली, इसमें 11.4% का इजाफा हुआ। वहीं दिसंबर में क्रूड ऑयल उत्पादन में 1.2% की कमी आई। वहीं सीमेंट उत्पादन 9.1% और स्टील उत्पादन 9.2% बढ़ा। और चलिए बात बजट से पहले आज बाजार में हुए एक्शन की। आज बाजार उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन कारोबार के अंत में बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 150 अंक सुधरकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में करीब 260 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा कि दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 13 अंक ऊपर 17,660 के ऊपर बंद। वहीं बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त आज देखने को मिली है। आज हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में सरकारी बैंक, मेटल और ऑटो में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो यहाँ पर आज आखिरी कुछ घंटों में तेज़ी आई। ऑटो शेयरों में M&M में 3.5% की बढ़त, अल्ट्राटेक 2.5% ऊपर, SBI में करीब 3% की बढ़त और अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी
लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि एक रिकवरी जारी थी। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी की गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, सन फार्मा जैसे स्टॉक आज करीब 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 शेयर ऐसे थे जो कि अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आज मार्केट ब्रेड भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं मिड कैप स्पेस पर नज़र डालें तो आज हमने देखा कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, EID पेरी, सुजलॉन, IIFL फाइनेंस जैसे स्टॉक आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। करीब 9 से 12% की तेज़ी वहां पर देखने को मिली। वहीं गिरने वाली साइड पे अदानी टोटल गैस, यहाँ पर कमजोरी आज भी हावी थी। सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुआ, 20% से 10% रिवाइज किया गया और देखिए आज लोअर सर्किट पे स्टॉक का बंद हुआ। इसके अलावा बासफ इंडिया, वारुण बेवरेजेस, लॉरेंस लैब्स आज भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ऐसे में आज अदानी एंटरप्राइजेज में आज हमने देखा कि यहाँ पर जो खबरें आ रही थी, बड़े निवेशक अबू धाबी की IHC वहाँ पर FPO में निवेश करने की बात आ रही थी और उसके चलते हमने अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में आज अच्छी मजबूती देखी। तो ये कुछ मार्केट का एक्शन था आज दिन भर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी मजबूत था, नतीजे दिन भर आ रहे थे और उसका असर आज हमने मार्केट पे देखा। और बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच अडानी एंटरप्राइजेस का FPO पूरा भर चुका है। बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस का QIB 97%, NII 3.26 गुना, जबकि रिटेल हिस्सा 11% बढ़ा है। पूरा एनालिसिस दे रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। FPO द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन फुल्ली सब्सक्राइब्ड एक मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज मार्केट के अंदर हम देख रहे थे इस समय काफ़ी नर्वसनेस है। ज़ाहिर इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप इतनी बड़ी फंड रेजिंग करता है और किसी भी कारणवश अगर वो इतनी बड़ी फंड रेज खत्म हो जाती है तो इसके 3 नेगेटिव रिपरकशंस हो जाते हैं। नंबर 1, इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जो एक इंडिया का प्रीमियम ग्रुप है वो फंड रेजिंग नहीं कर पा रहा है और जो ग्लोबल रिसर्च फर्म जो रिपोर्ट निकाल रही है उसको देख करके इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, अगर फंड रेज नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे क्या पड़ता है और हमने देखा था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट के साथ बैंकों के शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी। और तीसरा, इसका जो इम्पैक्ट आता है एग्रीगेट मार्केट पे भी आता है कि भाई क्या भारत का प्रीमियम इस समय कम हो रहा है और क्या भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो हमेशा इक्विटी रेज करते हैं, क्या वो किसी प्रकार के अब संकट में आ रहे हैं। और बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल का मानना है कि वो वक्त आ गया है जब रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं ताकि सबके लिए घर का सपना पूरा हो सके। हाउसिंग फॉर ऑल, इस मिशन को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री जी से इस बजट में हमें बहुत सारी उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर ने लास्ट 2 सालों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को जारी रखने के लिए जरूरत है बजट में कुछ ऐसी चीजों की जिससे आम इंसान के घर का सपना पूरा हो सके। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की मांग अक्सर उठती रही है। मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। उससे जो मिलने वाले फंड है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगी। दूसरी बात, आम इंसान के घर का सपना पूरा करने के लिए जो होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाला डिडक्शन है उसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल्स की वो इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि जो उस पे लगने वाली GST है उसको कम किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं रियल एस्टेट में जो सीमेंट, स्टील या अदर जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो GST लगने वाली है उसका जो स्लैब है वो काफी हायर है। तो मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल इस बजट में कुछ ऐसा अनाउंस करें जिससे
अफोर्डेबल हाउसिंग लेने वाले उन परिवारों को और ऐसे लोग जो मेट्रो सिटीज में आज अपने घर की तलाश कर रहे हैं, उनकी घर का सपना पूरा हो सके, उसके लिए जो जीएसटी लगने वाली है उसको रैशनलाइज करें और सिंगल डिजिट में लेकर आए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश बजट ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बजट की पेशकश को बस अब गिनती के दिन बचे हैं और बजट की अगर बात करें तो इस बात का बजट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये होगा प्री इलेक्शन बजट। मोदी सरकार का हर बार की तरह पूरा फोकस होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास पर। और जब कई सारे ऐलान कई सारे सेक्टर से जुड़े जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट पर होते हुए दिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर जब ऐलान होते हुए दिखेंगे तो आपके लिए बनेंगे दमदार कमाई के मौके। इस खास पेशकश में हमारी कोशिश यही है कि बजट से पहले आपके लिए किस तरह से कमाई के दमदार ट्रेड्स बन सकते हैं आपको बताया जाए। तो चलिए करते हैं शुभ शुरुआत और आपको बताते हैं बजट के दमदार ट्रेड। और इस बीच दो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं जो इस तरक्की की नई उड़ान में हमारे साथ योगदान देंगे और ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से शेयर बेहतरीन हैं जिस पे आप अपने सौदे बना सकते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह गौरांग शाह, उनके आप चिर परिचित अंदाज को तो जानते होंगे, वो बहुत ही सरलता से बहुत ही आसानी से हिंदी में आपको समझा देते हैं कि किस शेयर के अंदर क्या हो रहा है और साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करते हैं लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनका नाम है दिलजीत कोहली। और दोनों मेहमान मेरे साथ हैं, उन दोनों से हम चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि वो इस बार के बजट को कैसे देखते हैं और उनके लिए कौन कौन से शेयर हो सकते हैं। दिलजीत जी नमस्कार। गौरांग जी आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। दिलजीत जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस बार के बजट को ये कहा जा रहा है कि एक तो सरकार के इलेक्शन से पहले का फुल फ्लैश बजट है और सरकार हमेशा की तरह विकास विकास और विकास पे ही ज़्यादा फोकस करने वाली है। तो आप जरा मेरे को बताइएगा कि आपकी लिस्ट में से कौन सा नंबर 1 सेक्टर और उसमें से नंबर 1 शेयर कौन से हो सकते हैं? जी डिम्पी, देखिए विकास तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ही मुद्दा इस बार में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 साल से जो हमने देखा कोविड की मार के बाद जिस तरीके से डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, तो वहां पर सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है बस कि एक ग्रोथ इम्पीटस प्रोवाइड करना, और बजट एक अच्छा माध्यम है ग्रोथ इम्पीटस प्रोवाइड करने का। पिछले साल के बजट में भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि कैपेक्स के ऊपर काफी बड़ा जो फोकस रखा था। तो इनफैक्ट पहली बार हमने देखा कई सालों के बाद कि कैपेक्स के ऊपर एक बड़ा अलॉटमेंट किया था 7.5 लाख करोड़ के करीब का। तो हमारा अनुमान है कि इस बार जो है वो फिर यही सेम थीम को आगे लेके चलेंगे और हो सकता है कि इस जो कैपेक्स का जो अलॉटमेंट है ये 15 से 20% और बढ़ सकता है पिछले साल के मुकाबले। यानी कहने का मतलब करीबन 8.5-9 लाख करोड़ के आसपास का अलॉटमेंट इसके ऊपर किया जा सकता है। और अगर इसमें किया जाएगा तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें ऑब्वियसली रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब चीजों के ऊपर जो है सरकार का फोकस रहने वाला है। और ऐसे में अगर फोकस ये सब चीजों पे कोई कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर पे फोकस रहेगा तो उसमें जो सबसे ऊपर नाम उभर के आएंगे उसमें सबसे बड़ा एक दिग्गज नाम है L&T, जो कि भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कंपनी है और वो लगभग इन सभी क्षेत्रों में है। तो किसी को भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो आज L&T के बगैर शायद नहीं लग सकता है। तो उसमें L&T को एक काफी बड़ा जो है वहाँ पे आगे का जो ऑर्डर इनफ्लो का है वो काफी बड़ा दिख सकता है। तो बड़े में L&T देख सकते हैं, छोटे में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर हम इसका बेनिफिट देखेंगे, क्योंकि सिर्फ सारा कुछ सारा बड़े को नहीं मिल जाएगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को भी मिलेगा। तो अगर हम रोड्स के बारे में बात करें तो वहां पे एक अशोका बिल्डकॉन कंपनी है जो काफी अच्छा हासिल कर सकती है और अपने पुराने प्रॉब्लम से भी निकल रही है, तो वो हो सकता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम
बात कर रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, तो फिर उस क्षेत्र में भी सरकार का कुछ ध्यान रहेगा। तो मुझे लगता है इस कैपेक्स से रिलेटेड थीम में काफी सारे स्टॉक्स हैं। हमारा जो सबसे पसंदीदा है वो L&T है, और एलिकॉन इंजीनियरिंग छोटे में, और अशोका विट्रोन। चलिए, तो दलजीत जी ने दमदार ओपनिंग की है और ये ओपनिंग जो है केपेक्स रिलेटेड थीम से की है, और हो भी क्यों ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, कारोबार विस्तार को लेकर कैपिटल गुड्स सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, और कई सारी कंपनियां हैं जो कि ऑर्डर विंस के चलते फोकस में भी रहती हैं। दमदार कॉल्स L&T, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एलिकॉन इंजीनियरिंग। पहली पेशकश दलजीत जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और गौरांग जी की तरफ बढ़ते हैं। गौरांग जी, बजट को लेकर ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, ये सारी की सारी बातचीत हम सुनते आए हैं और इस पर खास तौर से इस बार भी फोकस रहेगा ही। लेकिन पिछले पूरे साल में, चैलेंजिंग टाइम्स में, क्राइसिस में भी भारत में इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बजट से ठीक पहले बाजार को, मार्केट की इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपकी, और कौन से सेक्टर और कौन से थीम से शुरुआत करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, या फिर शुभ दिन हमारे तरफ से। और इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डिम्पी का। तो पहले तो बजट एक समय पर था जहां पर बाजार काफी समय तक बजट से पहले और बजट के बाद रिएक्ट करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब वो महज 2 या 3 दिन तक सीमित रह गया, और फिर हम वापस हमारी सूझबूझ समझ के आधार पर बाजार को चलते हुए देखेंगे। और बाजार की बुद्धिमत्ता अपने आप में विशाल है। तो मैं ये मानता हूं कि बजट एक इवेंट है, जरूरी है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री जी बजट के दिन रोजगार खड़ा करने के लिए क्या क्या नए कदम उठाएंगे, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या नए कदम उठाएंगे, टैक्स या फिर कर को लेकर के जो असमंजस परिस्थिति है कुछ कुछ जगहों पर, उस पर स्पष्टीकरण ला करके उसको और सरल कैसे बनाती है, ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में ला सके, और एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर हर एक नागरिक को विकास मिले, काम करने का मौका मिले और अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, न कि मन लुभावन या फिर पॉपुलिस्ट बजट हो। भले ये आखिर बजट है, लेकिन हर एक बार की तरह जैसे सूझबूझ और समझ और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है सरकार ने, मैं उम्मीद रखा हूं कि इस साल भी और आने वाले कई सालों तक इसी प्रकार से वो कामकाज। तो हमारे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत की। मैं भी यहीं पर एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगा, और ये बात भी वास्तविकता है मानसी और डिम्पी, कि इस साल में मेरे ख्याल से करीबन 9 राज्य स्तर के चुनाव है, और वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत असर रखेंगे बाजार पर। उसके साथ साथ अगले साल जो 2024 का चुनाव है वो भी बाजार पर भारी रहेगा। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि डेवलपमेंट यानी कि निर्माण कार्य का चलेगा, और उसी स्तर के आधार पर एक मझौली या फिर छोटी कंपनी कह सकते हैं आप, PNC इंफ्राटेक काफी अच्छी कंपनी है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन इसका काफी अच्छा है, ऑर्डर बुक आने वाले समय में काफी बेहतर हो सकती है, और ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन को लेकर के आमदनी में आपको आने वाले समय में काफी बेहतर रुझान आते हुए दिखेगा। 300 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। PNC इंफ्रा पर खरीदारी गिरा है बुनियादी तर्क के आधार पर, तो आपकी समय सीमा लंबी होनी चाहिए, और जो हम लक्ष्य फिलहाल निर्धारित करके चल रहे हैं वो करीबन 385 का 385 का लक्ष्य है। PNC इंफ्रा के साथ गौरांग ने शुरुआत की है। गौरांग, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमेशा थोड़ा डिफ्रेंशिएट होके एक दो चीज़ें ऐसी भी ढूंढ लेते हैं जो टिपिकली बजट्स में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही होती है। शायद आपकी थीम में बैंक भी रहते हैं। कोई ऐसा बैंक या कोई एक ऐसा थीम जो टिपिकली बजट में ज़्यादा चर्चाओं की बात ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बजट से ही कनेक्टेड है? कोई ऐसा है बैंक या कोई ऐसी कोई और चीज़? तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं डिम्पी जो इनविजिबल, अदृश्य होते हैं, और योगदान बहुत बड़ा मिलता है। और हम विकास की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कड़ी जो हमारे दिमाग में नहीं आती है वो है कि ये सब करने के लिए आपको क्या जरूरी होगा,
आपको नकदी यानी कि लिक्विडिटी की जरूरत होगी। और बैंकिंग सेक्टर मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल इनकी नकदी है, लिक्विडिटी इज द रॉ मटेरियल ऑफ बैंकिंग सेक्टर। और बिना बैंकिंग सेक्टर आप ना तो आपके देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा सकते हो, ना ही उसको नेक्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हो, और ना ही जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो इस क्षेत्र से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। तो और कल ही एक बहुत ही दिग्गज निजी क्षेत्र के बैंक के नतीजे आए और बहुत ही प्रभावशाली नतीजे थे। मैं काफी इंप्रेस हो गया था इस नतीजों को देख, और काफी लंबे समय से हमने इस बैंकिंग सेक्टर पर राय दी है, एक्सिस बैंक जिसका नाम है। और मुझे बिल्कुल विश्वास है डिम्पी कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से आपको वित्तीय क्षेत्र परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। जो लक्ष्य हमने फिलहाल निर्धारित किया वो है 1150। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बैंकिंग प्लेज हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर गौरांग जी का भरोसा है, और साथ ही यहाँ पर कुछ और स्पेसेस जैसे पीएनसी इंफ्रा की बात जहाँ चली है। दलजीत जी, आपसे भी मैं इंफ्रा डेवलपमेंट पर ही आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि बजट से ठीक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात बहुत बड़ी हो जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने पिछले दिनों, पिछले सालों जैसे देखा है। क्या लगता है ये पारी आगे कितनी जारी रहेगी, और इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? जो हमने बात की ओवरऑल केपेक्स की, उसमें एक बड़ा रोल जो है वो इंफ्रा का ही रहने वाला है। तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी रोड्स की कमी है, एयरपोर्ट्स की कमी है, बहुत सारी चीजों की अभी भी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी काफी कमी है। तो वो सरकार जो है वो धीरे धीरे हर बजट में कुछ कुछ अलॉटमेंट करके उसको पूरा करती है। पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का काफी फोकस हो सकता है, वहां पर रिफॉर्म ज्यादा हो सकते हैं बनिस्बत इसके कि वहां पे कोई नया अलॉटमेंट करने की जरूरत पड़े। डिफेंस है, अब डिफेंस में जैसे हम पहले सिर्फ डिफेंस को ऐसे देखते थे कि इसमें ऑर्डर कब आएंगे, क्योंकि डिफेंस में एक ही कस्टमर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा कोई कस्टमर है ही नहीं, लेकिन और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो अब कहाँ से होगा या ऑर्डर कब आएंगे। तो ऑर्डर ना आ सके, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि आपको जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट दे दिया। तो डिफेंस सेक्टर ऐसा हो गया कि भाई अगर इतने कम से कम ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ये सब में कम से कम विदेशी नहीं आ पाएंगे, तो लोकल कंपनियों को फायदा होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने तरीके से एक रोल निभा रही है, जहां पर धीरे धीरे छोटे जिस जगह पे अगर पैसा नहीं है तो कोई और तरीके से उनकी हेल्प की जा सके। तो उसी कड़ी में हमें लगता है कि जैसे PLI स्कीम जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, और उसमें काफी आवंटन और बढ़ सकता है इस बजट में भी। तो वहां पर PLI स्कीम ऑलरेडी बहुत सारे क्षेत्रों में चल रही है। हमें उम्मीद है कि वहाँ स्टील के ऊपर, स्पेशलिटी स्टील या और दूसरे क्षेत्र जहां पर अभी कमी है इसकी, वहां पर उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो इस बजट में हम PLI में आवंटन और देखेंगे, और जिस जिस सेक्टर में वो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट होगा वहां पर उसका पॉजिटिव मूव दिखेगा। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट थीम मुझे लगता है इस बजट का होगा वो होगा रूरल डेवलपमेंट। बिकॉज हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल में कोविड की मार का जो असर है वो अर्बन ने तो अच्छे से झेल लिया, लेकिन रूरल के ऊपर काफी प्रॉब्लम रही है। और दूसरा मानसून ने भी उनका मदद नहीं किया, वेदर ने भी उनकी थोड़ा नेगेटिव प्ले किया कि वो कभी डिलेड मानसून हो गया, कभी अभी जो ठंडी जो है वो थोड़ी डिलेड हो गई, तो उससे इनके क्रॉप पैटर्न पे काफी फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि बजट का जो सरकार जो है वो बजट का बेनिफिट लेके उस क्षेत्र में भी काफी कुछ बेनिफिट देने वाली है या देना चाहिए। तो वहां पर फिर हमें 2 व्हीलर सेक्टर लगता है कि एक अच्छा प्री बजट रैली के लिए तैयार हो सकता है। तो वहां पर जैसे हीरो मोटो हो गया, TVS मोटर हो गया, ये स्टॉक्स चले भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो वहां पर आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से खेलने के लिए कि 2 व्हीलर क्षेत्र प्लस FMCG क्षेत्र, डाबर, मैरिको, ये सब जो स्टॉक्स हैं इनको भी, क्योंकि अगर रूरल को कुछ हेल्प मिलेगी, किसी भी प्रकार का एलोकेशन ज्यादा होगा, तो उससे बेनिफिट इन सब कंपनियों को भी मिलेगा। तो वो भी एक क्षेत्र हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो दलजीत जी का तो मानना है कि मेरा देश तो बदल ही रहा है, मेरा गांव भी बदल रहा है, और ये गांव बदलता है तो उसकी कुछ कुछ पहचान होती है। पहली पहचान है कि वहाँ पे घरों की स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरी पहचान है कि जिस घर में बाइक नहीं खड़ी वहाँ पे बाइक खड़ी हुई दिखेगी। अब बाइक इस देश में 2 बड़ी कंपनियाँ बेचती हैं, एक तो बजाज ऑटो, दूसरा हीरो, अगर तीसरी है तो TVS मोटर है।
तो अब वो आपको घरों में दिखने लग जाएगी। तो गांव की खुशहाली से ही शहरों की खुशहाली कनेक्टेड है, ये बात दलजी जी बता रहे हैं। और शायद ये बात बजट के अंदर थीम दिखेगी भी, क्योंकि इस बार का बजट जैसे गुरांग जी ने बताया कि 9 राज्यों, अगले साल फिर चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तो उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार की भी सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट और तेज़ी से पहुंचाया जाए। उसका बेनिफिट दिखेगा गांव में सबसे पहले। दलजीत जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, जब हम इंफ्रा की सब बात कर ही रहे होते हैं, इंफ्रा के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, स्टील की ऑलरेडी आप बात कर चुके हो, मेरे को आप सीमेंट में कुछ अच्छे शेयर्स बता सकते हो जो सीमेंट पे अगर आप बुलिश हैं तो? जी हाँ, तो सीमेंट पे हम लोग काफी बुलिश हैं इन पे। और इस बार के रिजल्ट थोड़े, जो कभी कल परसों अल्ट्राटेक वगैरह के रिजल्ट आए उसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, बट एक बात वहां पे क्लैरिटी आ गई कि अब जो इनका बैड टाइम्स था वो ओवर हो गया। तो अगले आने वाले क्वार्टर्स जो है वो काफी बेहतर होंगे। और हमें लगता है कि इनफैक्ट रियल एस्टेट से भी ज्यादा प्रेफर्ड अभी हम सीमेंट को देख रहे हैं। और वहां पे श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट हमारे 2 प्रेफर्ड पिक्स हैं। बाकी की भी बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं, बट हमारे 2 प्रेफर्ड पिक डालमिया सीमेंट, डालमिया भारत और श्री सीमेंट है। और हमें लगता है कि इस सीमेंट क्षेत्र में जो अर्निंग्स का जो रिवाइवल है वो अगले क्वार्टर से, क्योंकि जैसे जैसे हाई कॉस्ट कोल इन्वेंट्री खत्म होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, वो अगले क्वार्टर से काफी बेहतर उनके नंबर्स में दिखेगी। दिलजीत भी हमको ये बात कह रहे थे कि गांव में खुशहाली आएगी तो वहाँ पे 2 व्हीलर सेगमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिखेगा, लेकिन एक कंपनी मैं बोलूँगा उसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर ट्रक सब कुछ बनाते हैं, कोई ऐसा स्पेस नहीं ऑटो का जहाँ वो नहीं है, और वो कंपनी गुरांग जी की लिस्ट में भी है। गुरांग जी, M&M है उसका नाम, और ये तो एक ऐसी कंपनी है ना जो गांव और शहर दोनों में ही लाइक की जाती है। गांव वालों को स्कॉर्पियो उतनी प्यारी है जितनी स्कॉर्पियो शहर वालों को प्यारी है, और गांव में ज्यादा बिकती है आजकल। और गांव में ज्यादा बिकती है। आप सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप स्कॉर्पियो, उसकी बोलेरो और कुछ ऐसी और बड़ी गाड़ियां गांव में ज्यादा बिकती हैं सर। मैं एक डाटा के बेसिस पे भी बता रहा हूँ, ये बात आप सही कह रहे थे। और एक बात बताता हूँ, आप जो मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, हाँ, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र को मैंने सुना। मैंने ये देखा है डिम्पी के आजकल रॉयल एनफील्ड ज्यादा बिकती हैं गांव और कस्बों में, और जो हरे हरे खेत और खलियान खिल रहे हैं उसके आधार पर हमारे जो किसान भाई और बहन हैं उनको जो उत्पादन होता है खेतों से, उनका मुआवजा भी सरकार की तरफ से बहुत ही सरलता से मिल जाता है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा। दूसरी तरफ जो पहले डिमांड थी एंट्री लेवल और मिड साइज की गांव और कस्बों में, वहां पर आजकल रॉयल एनफील्ड की डिमांड है और हाई एंड मोटरसाइकिल की डिमांड है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, M&M की, सभी कैटेगरी में ये मौजूद है, सभी तरह के प्रोडक्ट्स प्रोफाइल इनके पास है, ऑफरिंग्स इनके पास है। और मुझे ऐसा लग रहा है डिम्पी कि 1650 तो एक बहुत ही औपचारिक रूप पर हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये 2000 तक भी जा सकता है अगर आपके पास समय है और अगर आपके पास थोड़ा बहुत धैर्य है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर हम गांव में किस तरह से तरक्की की नई उड़ान है और ऑटोमोबाइल कैसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यहाँ पर, उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक और स्पेस है दलजीत जी जो कि आपके रेडार पर है, और ये स्पेस है FMCG प्ले। और FMCG प्ले ने भी शहर से लेकर गांव तक अपना परचम तो फहराया है। और ऐसे में ITC जैसे स्टॉक की अगर बात करें तो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में ये कंपनी है, और इनके डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में अगर डिटेल रिसर्च करें तो हर सेगमेंट का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। देखिए, ITC के साथ ये सब बात सही है कि उनके पास हर सेगमेंट में अवेलेबल है और बहुत सारा बिजनेस वहां से आता है, लेकिन अभी भी फैक्ट ये है कि 60 से 70% जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिगरेट से ही आती है। तो और सिगरेट ही उनका सबसे मेन स्टे है। तो इसलिए बजट के टाइम पे, खासकर इस समय के बजट में, हमारा ये मानना है कि ITC से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। प्री बजट में आप नहीं एक्शन लें तो बेहतर रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि एक तो पिछले कई सालों से सिगरेट के टैक्स में कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है, और सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाना सरकार के लिए सबसे आसान काम। तो इस साल जब फाइनेंस मिनिस्टर को ये बैलेंसिंग करना होगा कि जो हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना है वो हम कहाँ से लाएं, तो एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो दिखेगा सिगरेट। तो हो सकता है कि वहां पर कुछ एक्शन हो जाए। तो ऐसा हमारे पास कोई खबर नहीं है, बट ऐसा हमारा मानना है। तो इसके लिए हम एक रिस्क ना लेकर के ITC के ऊपर थोड़ा बाद में, हो सकता है बजट के बाद
अगर हम एक्शन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, कुछ इस तरीके की खबरें आ रही कि गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर को लेकर के काफी कॉन्शियस है और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम सब जानते हैं। तो वो शायद वहां पर एक सिंगल सिगरेट को जो बेचने का जो होता है, मतलब अब लूज जो मिलती है सिगरेट, उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कितना उसको मॉनिटर कर पाएंगे, वो बात की बातें हैं। बट एक जब भी कोई चीज के ऊपर बैन आता है तो उसका एक नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। और स्टॉक ऑलरेडी पिछले 1 साल का आउट परफॉर्मर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हमें एफएमसीजी में चूज करना है तो वो स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो चले नहीं है और जहां पर इस तरीके के रिस्क काफी कम है। तो मैरिको हमने बात किया, डाबर की हमने बात किया, उनको हमें देखना चाहिए एफएमसीजी में इंस्टेड ऑफ ये आईटीसी। क्लियरली सिगरेट टैक्स में जो बढ़ोतरी की खबर है, इस पर कोई ऐलान निकल कर आ सकते हैं और बैन और सिंगल सिगरेट सेल्स पर भी खबर आ सकती है। और इन्हीं ऐलानों के चलते अगर एफएमसीजी में प्ले करना है तो कई सारे और स्क्रिप्ट्स, कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि मैरिको, जिन पर नजर रखी जा सकती है। ये है दलजीत जी का मानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक दो शेयर और भी ऐसे हैं जिनको गुरांग जी से पता करने होंगे। गुरांग जी, वैसे तो मैं बजट ओरिएंटेड ही शेयर आपसे पता करना चाहता था। कुछ एक ऐसी थीम ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि बजट का कोई असर नहीं आएगा, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो? कोई भी एक ऐसी थीम, कोई भी एक ऐसा शेयर, कोई भी एक ऐसा सेगमेंट जिसका वो बजट प्रूफ जैसा हो। मैं सिंपल बोलूं कि बजट प्रूफ जैसा हो। तो एक क्षेत्र की तो मैंने बात कर ली जो कि इनविजिबल कंट्रीब्यूटर, बैंकिंग सेक्टर। लेकिन एक क्षेत्र जहां पर मेरे ख्याल से बजट में कोई ज्यादा जिक्र नहीं होगा तो वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर के। आई थिंक ये एक सेक्टर है जो वंचित रहेगा, जहां पर बजट में या फिर वित्त मंत्री के तरफ से कोई जात की विशेष टिप्पणियां इस क्षेत्र पर हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो आई थिंक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और ये एक सेक्टर ऐसा भी है जो थोड़ा वनरेबल भी है इस महामारी को लेकर के। पता नहीं कब कौन सा नया वेरिएंट चाइना से उड़ता हुआ पूरे विश्व भर में वापस से तांडव मचा दे। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा न हो। लेकिन आई थिंक हॉस्पिटल, और इसीलिए शायद डिप्पी हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कवरेज इतना दिया नहीं है, ना ही वेटेज दिया। वी आर वेरी अंडरवेट ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। बट एक सेक्टर जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है वो है वित्तीय क्षेत्र, यानी कि बैंकिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल दोनों से ही फिलहाल दूर रहा जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी में कुछ बोलना नहीं है, हॉस्पिटल में बोलना चाहते नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब क्या निकल कर आ जाए। कब क्या निकल क्या। ठीक है ना गुरांग जी, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल दोनों से दूर रहे तो अच्छा है मेरे ख्याल से। आपको ठीक है, बिल्कुल। बजट भी अच्छी होगी, आपकी जो सेविंग्स भी अच्छी होगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। तो ना हॉस्पिटैलिटी ना हॉस्पिटल, इसके अलावा जो बच जाए वो है कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर आ जाओ। कैपिटल के कई सारे शेयर्स बता दिए। अच्छा, बस दिलजीत जी, मेरे को आपसे ये पता करना है, इसी साल हाँ बजट पे हो सकता है बात भी आ जाए, वन ऑफ द बेस्ट इनके परफॉर्मिंग मिनिस्टर थे नितिन गडकरी। तो उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं देश में, उसमें कोई राय नहीं है कि आप कांग्रेस के फॉलोअर हैं, आप बीजेपी के फॉलोअर हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि उनके काम को लेकर कोई क्वेश्चन खड़े नहीं हुए। दिल्ली बॉम्बे की सड़क भी शुरू होने वाली है, 12 घंटे में आप आ जाएंगे दिल्ली बॉम्बे। सर, आप सड़क से जुड़े हुए 3-4 शेयर मेरे को बता सकते हैं कि जिस पर हमको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि काम हुआ है, आगे भी शायद काम होगा। हाँ, इनफैक्ट सड़क क्षेत्र पे लगभग 20% ज्यादा एलोकेशन की भी हम उम्मीद कर रहे हैं। जो पिछले साल कुछ 1,80,000 करोड़ था, वो अभी 2,10,000 करोड़ के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं अगले इस बजट में। और उसमें जो क्लियर बेनिफिशियरीज होते हैं, जो रोड डेवलपर्स होते हैं, तो जैसे कि IRB इंफ्रा हमारे रडार पे रहता है, दिल्ली बिल्डकॉन है वहाँ पर, अशोका बिल्डकॉन की हमने बात किया, एक PNC इंफ्रा है, PSP प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां अभी लिस्टेड हैं काफी सारी इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और उनका काफी बड़ा काम जो है वो रोड सेक्टर में चल रहा है। और ये एक सेक्टर ऐसा है जो आई थिंक अभी अगले कई साल तक सदाबहार रहने वाला भी है। बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जो कॉशन में इन्वेस्टर्स के लिए बोल दूं, कि ये सब कंपनियां जो है वो हाईली लिवरेज रहती हैं। तो जब आप कॉल ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी कैपेबिलिटी टू सर्विस देयर डेट वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ये सब कंपनियों में। हमने बहुत सारे स्टॉक्स की इस चर्चा में नाम लिया है। ये
कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओवरऑल जनरल मैक्रो पिक्चर है बजट से रिलेटेड सेक्टर्स और स्टॉक्स की। लेकिन कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। जो भी स्टॉक्स का हमने नाम लिया है इसमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, बट ये जनरल व्यू है कि इस तरीके के स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है। तो रिसर्च बिल्कुल करें और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो 18 Hours स्वदेश के साथ जुड़े रहें, क्योंकि दमदार एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ती है और उनकी पावर पैक रिसर्च के बाद ये दमदार कॉल्स और दमदार आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं। केपेक्स थीम, इंफ्रा थीम पर तो फोकस है ही। गौरांग जी, हमारे माध्यम से जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और साथ ही टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के फ्रंट पर पिछले कई सालों में भारत ने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है, काफ़ी अच्छा विकास किया है। तकनीकी लेस प्रोडक्ट्स हैं जिसको काफ़ी हद तक नए लॉन्चेस के तौर पर भारत ने देखा भी है। कैसे देखते हैं आईटी सेक्टर को आप, और हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, भारत अब एक उभरता हुआ सितारा नहीं है, एक चमकता हुआ सितारा है, और ये चमक मेरे ख्याल से काफी सालों तक आपको नजर आएगी और केंद्र में रहेगा हमारा देश भारत। विपरीत और भिन्न विभिन्न चीजों के आधार पर हम सक्षम बन के आगे चल रहे हैं, और ये चाल जो है आने वाले समय में बहुत ही मजबूत रहेगी। और जिस तरीके से बदलाव हो रहा है मानसी, हम और आप खुद हमारी निजी जिंदगी में आईटी सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स और डेटा का प्रयोग करते हैं, और ये पिछले 2 सालों में तो बहुत तीव्र गति से ऊपर तरफ गया है। हमारे डेटा टैरिफ्स जो है, हमारे टेलीफोन के टैरिफ जो है वो ऊपर गए क्योंकि डेटा का भाव ऊपर गया है। तो टेक्नोलॉजी एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर थोड़ा दबाव आता है कुछ समय के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है जो आपको पूरा नकारात्मक रूप से देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे और आपके जीवन में काम आती है, छोटी मध्यम या बड़ी कंपनियों के लिए काम आती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों को लेकर के शायद कुछ नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है थोड़े समय तक, लेकिन पूरी तरीके से नजरअंदाज करना आईटी सेक्टर को हमें नहीं लग रहा है। और खास करके लोग, आपने देखा होगा 15 दिन या फिर महीने पहले बहुत सारे लोग आपको आईटी से दूर रहने की राय दे रहे थे, लेकिन अब जब तीसरी तिमाही के नतीजे आए तो उसको देखते हुए लोग अब आपको बता रहे हैं कि नहीं, आपको धीरे धीरे करके थोड़ा अलोकेशन करना चाहिए। तो जब नकारात्मक परिस्थिति एक तरफ राय बन जाती है, माहौल बन जाता है, तो हमें लग रहा है, खास करके मुझे लग रहा है कि अगर भविष्य उज्जवल है लंबी अवधि के लिए, तो आपको उस समय पर मौके ढूंढने चाहिए उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र की अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो आईटी एज अ सेक्टर हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज को भी पसंद है, और मुझे निजी तौर पर भी आईटी क्षेत्र काफी पसंद आता है। तो एक पोर्टफोलियो अलोकेशन लायक है ये सेक्टर, जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ओके, डन सर। इस बीच आपने पहले भी केपीआईटी टेक के बारे में वकालत की, और आप ये भी बता रहे हैं कि 825 तक वो शेयर चला जाएगा। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और दिलजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सरल शब्दों में हमको ये पता लगा कि इस बार की थीम और इससे जुड़े हुए कौन कौन से शेयर्स हैं। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि ना ही हॉस्पिटल, थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी चल सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार, और मेरे को आप मानसी को दोनों को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।